नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मधुरम हिंदी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और यूपीटीजीटी और बीपीएससी, जहां की भी आप तैयारी कर रहे हैं, और हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आपके सिलेबस में है, तो ये कक्षा आप सभी मित्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। स्व मूल्यांकन सीरीज के अंतर्गत हम कुछ इस तरह से चुनिंदा प्रश्न लेकर आ रहे हैं ताकि आप जो हैं इन प्रश्नों के माध्यम से अपना रिवीजन भी कर पाएं और आप अच्छे अच्छे प्रश्नों से रूबरू भी हो पाएं, ये हमारा उद्देश्य है। तो आज के इस क्लास में हम लौकिक साहित्य को पढ़ने वाले हैं मित्रों। लौकिक साहित्य, और लौकिक साहित्य जो है मित्रों, आदिकालीन लौकिक साहित्य के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो मैं आप सभी मित्रों से आग्रह करूंगा कि आप सब जो हैं बस तैयार हो जाएं और कोशिश करेंगे कि हम आज की कक्षा में आपको बहुत सारे प्रश्न दे पाएं। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, बात तो ठीक है। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। अगर हमें कहीं ठोकर लग रही है तो मान के चलिएगा कि वो ठोकर हमें बहुत कुछ सिखाएगी और कामयाबी की मंजिल के निकट तक हमको जरूर पहुंचाएगी, और एक दिन हम कामयाबी की बुलंदियों पर होंगे। तो पूरे आत्मविश्वास के साथ जितने भी हमारे मित्र जुड़े हैं उन सबका स्वागत और अभिनंदन मधुरम हिंदी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और उदयपुर से मैं आप सबको नमस्ते करता हूं। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी मित्र बहुत मुस्कुराते हुए कुछ समय के लिए जुड़ जाइएगा। आइए कुछ अच्छे प्रश्नों से हम रूबरू होते हैं, लेकिन उससे ठीक पहले मित्रों, आप सबके लिए ये आवश्यक जानकारी है कि आज शनिवार है और हमारा सुबह से एक टेस्ट जो है वो लाइव हो चुका है, और आप में से बहुत सारे मित्रों ने उस टेस्ट को दिया होगा। जो मित्र इस जानकारी से वंचित है, मैं उनको भी जरा बता देना चाहता हूं कि जैसे ही आप हमारा ये एप्लीकेशन है मधुरम हिंदी प्रो, ध्यान रखिएगा, मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको 2 टेस्ट सीरीज सभी मित्रों को बिल्कुल निशुल्क मिल रही है। 2 टेस्ट सीरीज हमारे निशुल्क है। इसमें मित्रों एक टेस्ट सीरीज का नाम है फ्री टेस्ट सीरीज, ध्यान देना, फ्री टेस्ट सीरीज नाम है हमारी एक सीरीज का। उस सीरीज को जब आप क्लिक करेंगे फ्री टेस्ट सीरीज को, तो आज हमारा लाइव टेस्ट नंबर 62 जो है वो लाइव है, आपको ऊपर ही ऊपर दिख जाएगा। आप क्लिक करके व्याकरण के कुछ अच्छे प्रश्नों से रूबरू होंगे और आप टेस्ट दे पाएंगे। तो लाइव टेस्ट नंबर 62 आप दे दीजिएगा। यह टेस्ट आज सुबह 9 बजे से लाइव हो चुका है और ये 19/1/2025 रात्रि 12 बजे टेस्ट समाप्त हो जाएगा। रात्रि 9 बजे टेस्ट समाप्त हो जाएगा, ध्यान रखना। उससे पहले पहले आप जरूर अभ्यास कर लीजिएगा। एवरी सैटरडे, हर सैटरडे हम एक टेस्ट आपके लिए नया लेकर आते हैं। तो आपसे यही अपेक्षा है कि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, दोनों टेस्ट सीरीज का आनंद लें, और एक हिंदी व्याकरण का जो कोर्स आप सभी मित्रों को दिया जाता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री, उसका भी लाभ लें और मित्रों को भी बताएं। धन्यवाद। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं मित्रों। तो लौकिक साहित्य पर हम बात कर रहे थे। तो लौकिक साहित्य क्या करता है देखते हैं जरा। ये लौकिक साहित्य है क्या? अगर इस शब्द का हम विश्लेषण करें मित्रों लौकिक का, तो लोक धन एक है। लोक का मतलब अगर देखें तो संसार, ठीक है, यानी इस सांसारिक क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीयता को ध्यान में रखते हुए कुछ काव्यों की रचना हुई, उनको लौकिक साहित्य कहा गया। साहित्य शब्द का अगर विश्लेषण करें तो सहित धन य मिलकर बनता है साहित्य। इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है और इसमें य प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो लोक में प्रचलित इस तरह के कुछ काव्यों की रचना करना है ना, वो लौकिक साहित्य कहलाते हैं। आदिकाल के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो धर्माश्रित और राज्याश्रित काव्यों के इतर इतर यानी अलग, आदिकाल में कुछ लौकिक विषयों पर भी काव्य रचना हुई है, उन्हें लौकिक साहित्य कहते हैं। तो आज हम लौकिक साहित्य के विविध प्रश्नों पर अलग से, है ना, ध्यान देंगे और हर बारीक प्रश्न को आपके सामने लाएंगे।
लौकिक कवियों में या इस साहित्य की रचना करने वाले कवियों में अगर बात करें तो कवि कल्लोल के बारे में हम पढ़ेंगे, कुशल लाभ के बारे में पढ़ेंगे, अमीर खुसरो का नाम आपने सुना है, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, भट्ट केदार के बारे में पढ़ेंगे, विद्यापति के बारे में पढ़ेंगे, मधुकर कवि, दामोदर पंडित दामोदर शर्मा, रोड़ा कवि, ज्योतिरीश्वर ठाकुर आदि के बारे में हम आज प्रश्नों के रूप में पढ़ने वाले हैं। सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, है ना। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अब आप तैयार हो जाइए और पहले प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ढोला मारूरा दूहा रचना का रचना काल क्या है? ध्यान देना, रचना का रचना काल क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ढोला मारूरा दूहा रचना का रचना काल क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों, देखिएगा वैसे तो बहुत फैक्ट तो नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन 12वीं शताब्दी। ठीक है मित्रों, रचना का रचना काल है 12वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की, साहित्य की, काव्य की क्या हुई? रचना हुई है मित्रों। ढोला मारूरा दूहा रचना के रचनाकार कौन है मित्रों? तो अपने को ध्यान देना है 12वीं शताब्दी, और इसमें 17वीं शताब्दी में कुछ चीजें और ऐड की गई। ध्यान देना, 17वीं शताब्दी में इसी पुस्तक में कुछ और जो है चौपाइयां ऐड की गई है। तो कुल मिला के रचना काल मुख्य रूप से हम 12वीं शताब्दी मानते हैं। ढोला मारूरा दूहा रचना के रचनाकार कौन है मित्रों? तो याद रखिएगा, मूल रूप से इसके रचनाकार है कवि कल्लोल। कवि कल्लोल इसके मूल रचनाकार है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मूल रचनाकार कौन है? मूल रचनाकार है मित्रों कवि कल्लोल। लेकिन बाद में इसमें कुछ अंश को और जोड़कर इसे थोड़ा सा विस्तृत किया। जोड़ने वाले जो कवि हैं वो कौन है? कवि कुशल लाभ, जैन कवि कुशल लाभ। ठीक है, कुशल लाभ ने इसमें और कुछ वृद्धि की है, इसलिए दोनों की रचना मानी जाती है। मूलतः अगर कहीं पूछा जाए तो मित्रों कवि कल्लोल जो हैं वो ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार हैं, कवि हैं। कवि कुशल लाभ ने ढोला मारूरा दूहा का कुछ चौपाइयां जोड़कर विस्तार कब किया? हाँ, ये भी एक प्रश्न है कि आखिर ये विस्तार कब किया। तो मित्रों ये विस्तार करने का काम जो है इन्होंने किया है वो 17वीं शताब्दी में किया है मित्रों। ठीक है, हाँ, कुशल लाभ ने 17वीं शताब्दी में, याद रखिएगा 17वीं शताब्दी में विस्तार का कार्य किया। ठीक है, 17वीं शताब्दी में किसने? जैन कवि कुशल लाभ ने कुछ चौपाइयां इसमें और जोड़ी और इस रचना का विस्तार किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न के उत्तर आप दें निरंतर कमेंट के माध्यम से। ढोला मारूरा दूहा के नायक नायिका कौन थे? बताएंगे मित्रों। हाँ, तो सबसे पहले तो नायक का नाम तो ये रहा। ठीक है, और इधर ये मारू, ये नायिका ही है एक प्रकार से देखा जाए तो। मित्रों नायक है ढोला, ये राजकुमार है ढोला। ठीक है, और नायिका का नाम जो है मित्रों, यहां नायिका का नाम है मारवणी, याद रखिएगा। और एक सह नायिका और इसमें है, उसका भी हम यहां उल्लेख कर लेते हैं। सह नायिका जो है मालवणी। मालवणी एक है मारवणी और सह नायिका का नाम है मालवणी। तो मुख्य रूप से नायक एक है और यहाँ नायिकाएं जो हैं दो हैं, एक प्रकार से दो विवाह होते हैं। ढोला मारूरा दूहा मूलतः किस प्रकार की रचना है मित्रों? दोहों में रचित, दोहों में रचित प्रेम कथा है। दोहों में रचित मूलतः क्या है? ये प्रेम कथा है। ठीक है, ढोला मारवणी और मालवणी के आपसी प्रेम की कहानी जो है इस ढोला मारूरा दूहा नामक रचना में हमें मिलती है। ढोला किसका पुत्र था मित्रों? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए जल्दी से। ढोला किसका पुत्र था? कछवाहा, कछवाहा वंश के राजा, कछवाहा वंश के राजा, कछवाहा वंश के राजा
कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र था कौन? ढोला। बिल्कुल ठीक है मित्रों, आप भी उत्तर बिल्कुल अच्छे से दीजिएगा, शाबाश। हाँ, राजा नल का पुत्र था ढोला। और अगला प्रश्न है मारवणी, जो नायिका है, ध्यान रखना, मारवणी, ठीक है, मारवणी जो नायिका है, मारवणी किसकी पुत्री थी? तो ध्यान दीजिएगा, मारवणी जो है वो राजा पिंगल की कन्या थी। पूगल के राजा, पूगल रियासत का नाम है, पूगल के राजा पिंगल की कन्या, पिंगल की कन्या। बहुत बढ़िया मित्र, ठीक है, ध्यान रहना चाहिए हमको। हाँ, छोटे छोटे प्रश्न हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। विवाह के समय ढोला और मारवणी की उम्र क्या थी? आप जानते हैं पहले बाल विवाह हुआ करते थे, अब इस प्रथा पर अंकुश लगा है और कहीं छुटपुट जो है वो बाल विवाह हो तो अलग बात है, बाकी बाल विवाह लगभग समापन की ओर है। तो उम्र जो है बाल विवाह के समय ढोला और मारवणी का भी बचपन में विवाह हो गया। जिस समय ढोला 3 वर्ष का था और मारवणी जो है वो 1.5 वर्ष की थी और इनका विवाह हो गया, ठीक है। अब बड़े होने पर ढोला को किसी और से, मालवणी से प्रेम हो जाता है, इधर मारवणी जो है विरह वेदना से युक्त हो जाती है और इस तरह से ये पूरी एक प्रेम कहानी है जो हमें इन दोहों के माध्यम से पता चलती है। ढोला का दूसरा विवाह किससे होता है ना? हाँ, ये भी एक प्रश्न है, ढोला का दूसरा विवाह किससे होता है? तो ढोला का जो दूसरा विवाह है वो मित्रों मालवा की राजकुमारी, मालवा की राजकुमारी मालवा की राजकुमारी मालवणी से इनका दूसरा विवाह हो जाता है, ठीक है। मालवा की राजकुमारी मालवणी, याद रखिएगा। ढोला मारूरा दूहा का अंगिरस कौन सा है? मित्रों इसका अंगिरस श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस है। और इसमें भी अगर अपन देखें तो विप्रलंभ श्रृंगार है, विप्रलंभ श्रृंगार है, ठीक है, विप्रलंभ श्रृंगार है, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए प्रश्न नंबर 12 हमारे सामने है। सोरठियो दूहो भलो भली मरवणरी बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। तो सोरठियो दूहो भलो भली मरवणरी बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। प्रसिद्ध पंक्तियां किसके लिए है, या ये प्रसिद्ध पंक्तियां जो है वो किस साहित्य से संबंधित है? तो मित्रों याद रखिएगा ढोला मारूरा दूहा से संबंधित है, ढोला मारूरा दूहा से संबंधित है, ठीक है, ढोला मारूरा दूहा से संबंधित है, ठीक है मित्रों। ये पंक्तियां भी परीक्षा में पूछी जाती, सोरठियो दूहो भलो भली मरवणरी बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। पंक्तियां निम्नलिखित में से किस रचना की है? तो याद रखिएगा ढोला मारूरा दूहा रचना से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अमीर खुसरो, अच्छा देखिए अगले हमारे एक बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, कवि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जीवन काल आचार्य शुक्ल के अनुसार क्या है? आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो का जीवन काल क्या है? तो हमें ध्यान देना मित्रों, 1255 से 1324, 1255 से 1324 ईस्वी आचार्य शुक्ल के अनुसार, है ना। अमीर खुसरो का जो जीवन काल है, जन्म 1255 में, मृत्यु 1324 ईस्वी में, और इस कालखंड में इन्होंने, है ना, लगभग दिल्ली पर कई राजाओं को बैठते उतरते हुए जो है इन्होंने देखा है। अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? तो मित्रों उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में इनका जन्म हुआ। किसमें हुआ? उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में अमीर खुसरो का जन्म हुआ। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 15। आप प्रश्न नंबर लगाकर उत्तर लिखें तो अच्छा रहेगा। आदिकाल में खड़ी बोली हिंदी को काव्य की भाषा बनाने वाला प्रथम कवि कौन था? यानी आदिकाल में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करता प्रथम कवि कौन था?
तो मित्रों ये अमीर खुसरो ही था, ठीक है, अमीर खुसरो ही था। मित्रों देखते ही देखते हम आदिकाल को पूरा कर रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से अलग दृष्टिकोण से। आपको आप अगर देखेंगे तेजस सीरीज देखेंगे तो तेजस सीरीज में कक्षा मैंने ऑब्जेक्टिव रूप में पूरी करवाई है और अब आपको अलग दृष्टिकोण से वन लाइनर कक्षाएं लेकर आ रहा हूं। और आपने देखा होगा कि हमने जो है वो नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, इन सब पर आपको अलग से प्रश्न दिए हैं। अभी अपभ्रंश साहित्य पर भी हम आपको प्रश्न देंगे। तो कुल मिला के आप ये मान के चलेगा कि ये जो आदिकाल है इसके महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने एक बार फिर से रख दिए। इसी तरह से हम आदिकाल और आगे की तरफ भी बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर प्रयास है कि आपका जो एक कोर्स है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का, ये ऐसे ही आपको मैं पूरा रिवीजन करवाऊंगा और कंटेंट वाली क्लास भी जहां आवश्यक होगी लेके आऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है, कोई बताएगा दोस्तों? हाँ, कोई बताएगा अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? हाँ, तो आप देखिए अमीर खुसरो का पूरा नाम है अबुल। अबुल अमीर नाम तो है नहीं, मूल नाम है हसन यमीनुद्दीन। अबुल हसन यमीनुद्दीन, यमीनुद्दीन खुसरो, है ना। ये जो है मित्रों इनका मूल नाम है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। फिर है मित्रों अमीर खुसरो के जीवन काल में दिल्ली के सिंहासन पर कितने शासक बैठे? मित्रों 11 शासक बैठे इनके जीवन काल में। दिल्ली सल्तनत में 11 शासन बैठे, जिसमें गुलाम वंश का पतन, खिलजी वंश का उत्थान और तुगलक वंश का आरंभ इन्होंने देखा था। ठीक है, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, गुलाम, खिलजी और तुगलक वंश के शासक इनके सामने, इनके जीवन काल में 11 शासक दिल्ली की कुर्सी पर बैठे। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? कोई बताएगा? निजामुद्दीन औलिया। बहुत बढ़िया, अच्छा, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। तो अमीर खुसरो के गुरुजी का नाम है निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न देखिएगा, खालिक बारी, खुसरो की पहेलियां, मुकरिया, दो सुखने, नूह सिपहर, गजल आदि के रचनाकार कौन? तो सीधी बात है मित्रों, इन सब के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो है, बहुत अच्छे कवि भी रहे, साहित्यकार भी रहे, है ना। अमीर खुसरो और संगीतकार भी रहे, ठीक है। कई वाद्य यंत्रों का आपने आविष्कार भी किया। तो अमीर खुसरो अपने आप में तूतीय हिंद कहते हैं, है ना, तूतीय हिंद, ये हिंद की आवाज है। तूतीय हिंद इनका निकनेम है, उपनाम है, तोताए हिंद, ठीक है। ये अलाउद्दीन खिलजी ने आपको टाइटल दिया है, अलाउद्दीन खिलजी ने इनको तूतीय हिंद कहा है, ठीक है। तूतीय हिंद यानी हिंद का तोता, ठीक है। फारसी, अरबी, उर्दू आदि भाषाओं के बहुत अच्छे जानकार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खालिक बारी रचना किस विधा की है? कोई बताएगा खालिक बारी रचना किस विधा की है? तो मित्रों ये खालिक बारी जो है वो एक प्रकार से शब्दकोश है। ये रचना शब्दकोश है, शब्दकोश है। अरबी, फारसी, हिंदी आदि का मिला जुला यह शब्दकोश है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, जय चंद प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका रचनाओं का उल्लेख किस में मिलता है? यानी किस ग्रंथ में इन रचनाओं का उल्लेख मिलता है? तो मित्रों एक रचना है राठौड़ारी ख्यात, ध्यान देना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। राठौड़ारी ख्यात, राठौड़ारी ख्यात में इन दोनों रचनाओं का उल्लेख मिलता है।
जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन, कोई बताएगा? जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन, बताइए मित्रों, जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन? जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन? भट्ट केदार। कौन है मित्रों? भट्ट केदार। भट्ट केदार जो हैं वो इस रचना के रचनाकार माने गए हैं। और याद रखते हैं इसको जेके के शॉर्टकट नेम से, जेके, जे यानी जयचंद प्रकाश और के यानी है केदार। तो भट्ट केदार जो हैं उन्होंने जयचंद प्रकाश रचना मिलती नहीं है, इसका उल्लेख राठौड़ारी ख्यात में मिलता है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो मित्रों इसके रचनाकार है मधुकर कवि। मधुकर कवि। और इसको हमने शॉर्टकट में याद किया था जेजेएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, है ना। तो जे का मतलब जय मयंक और यहाँ है जस चंद्रिका और एम यानी मधुकर कवि। तो ध्यान रखना जयचंद प्रकाश जो है वो भट्ट केदार की रचना है और दूसरी जो है जय मयंक जस चंद्रिका, इसके रचनाकार जो है वो मधुकर कवि है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं जरा कमेंट कीजिएगा, है ना। और आपकी कक्षा निरंतर चलती रहे इसके लिए प्रयास है मित्रों। बहुत सारे शेड्यूल्स को, काम को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, तो हम तैयार हैं क्योंकि हमारे विद्यार्थियों के लिए जो हम कर पाए यहाँ से वो निश्चित तौर पर करें। बसंत विलास का वर्ण विषय क्या है? बसंत विलास, इसके जो रचनाकार है वो अज्ञात है, ठीक है, अज्ञात है, रचनाकार का पता नहीं है। लेकिन इस ग्रंथ में वसंत ऋतु और स्त्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव का मनोहारी चित्रण, प्रभाव का मनोहारी चित्रण, मनोहारी चित्रण। ठीक है मित्रों, वसंत ऋतु और स्त्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। वसंत विलास के प्रथम संपादक कौन थे? अच्छा प्रश्न है। वसंत विलास के प्रथम संपादक कौन है? हाँ, कौन बता रहा देखें। प्रथम संपादक थे मित्रों श्री केशव राय हर्षद राय ध्रुव। ये इसके प्रथम संपादक है, लेखक नहीं। ठीक है। विद्यापति का जन्म कब और कहां हुआ? मित्रों एक बहुत महत्वपूर्ण जो रचनाकार है विद्यापति, निश्चित तौर पर परीक्षा में अमीर खुसरो और विद्यापति से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। 1380 ईस्वी में विद्यापति का जन्म हुआ। बिहार के दरभंगा जिले के बिस्पी नामक गांव पर, बिस्पी नामक गांव में बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी हैं विद्यापति। नाम में ही विद्या शब्द है। विद्यापति ने किन भाषाओं में रचना की? मुख्य रूप से मैथिली भाषा में, ध्यान देना, मैथिली, अवहट्ट और 2-3 रचनाओं की अवहट्ट तथा संस्कृत भाषाओं में भी कुछ रचनाएं की। ठीक है, तो आप मुख्य रूप से मैथिली, अवहट्ट व संस्कृत भाषा के अच्छे जानकार थे, आपने रचनाएं इन भाषाओं में की है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विद्यापति पदावली किस भाषा में रचित है? तो आप सभी जानते हैं मैथिली भाषा में रचित है पदावली। विद्यापति पदावली जो है वो किस भाषा में रचित है मित्रों? मैथिली भाषा में रचित है। बहुत बढ़िया। पदावली जो है वो मैथिली भाषा में रचित है। और कृष्ण भक्ति काव्य के बीच किस आदिकालीन कवि की रचनाओं में नजर आते हैं?
सीधी बात है, विद्यापति की जो पदावली है ना, उसमें हमें कृष्ण भक्ति के बीज नजर आते हैं। ठीक है, विद्यापति किन किन राजाओं के आश्रय में रहे? तो मित्रों, विद्यापति कीर्ति सिंह के आश्रय में रहे, राजा कीर्ति सिंह के आश्रय में रहे, देवी सिंह, भव सिंह, देवी सिंह, भव सिंह और तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी रहे और आश्रय में रहे, शिव सिंह के आश्रय में रहे। मुख्य रूप से ये इनके आश्रयदाता थे। इसमें भी ज्यादातर आप शिव सिंह और कीर्ति सिंह के आश्रय में रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 32 आपके सामने आ रहा है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस भाषा में रचित है? कोई बताएगा? कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस भाषा में रचित है? मित्रों, निश्चित तौर पर आपको ध्यान में आ रहा होगा, एक तो मैथिली भाषा, दूसरा है अवहट्ट। तो ये अवहट्ट भाषा में है, अपभ्रंश निश्चित है थोड़ा, है ना। हाँ, फिर है कीर्तिलता में किसकी वीरता का वर्णन किया गया? कीर्तिलता, ध्यान देना, लता, एक है लता और एक है पताका। ठीक है, हाँ, एक है लता और एक है पताका। पताका जो है मंदिरों पर, है ना, लहराती है पताका, समझ गए। तो ये पताका जो है वो शिव जी के मंदिर पर, शिव सिंह, ध्यान रखना, पताका में किसकी वीरता का वर्णन किया गया? शिव सिंह का। याद रखेंगे, पताका जो है ना, पताका जो है वो मंदिर पर क्या करती है मित्रों? लहराती है। आप भी जानते हैं पताका जो है वो मंदिर पर लहराती है। तो हमारा काम हो जाएगा शिव सिंह, और मंदिर यानी शिव जी के मंदिर पर पताका लहराती है, शिव जी के मंदिर पर पताका लहराती है। तो कीर्ति पताका शिव सिंह, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए कह रहा हूँ। शिव जी के मंदिर पर पताका लहराती है, तो शिव मंदिर पर पताका लहराती, शिव सिंह याद आ जाएगा इससे। और यहाँ कीर्ति सिंह है, निश्चित तौर पर कीर्ति लता में कीर्ति सिंह है। अगर आप इस छोटी सी बात को याद रखेंगे तो कंफ्यूजन से हमेशा दूर हो जाएंगे, है ना। कीर्ति सिंह, राजा कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन कीर्ति लता में है। ठीक है दोस्तों, चलिए, मजा आ गया। आज का सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में भी आप बताना, है ना। और कल आपके लिए शानदार हो सकता है कहानी आ जाए, या आपके लिए कुछ प्रश्नोत्तरी आ जाए, जरूर इसी तरह से कुछ न कुछ होगा। किस रचना को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृंग भृंगी संवाद कहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भृंग भृंगी संवाद कहा है, किस रचना को भृंग भृंगी संवाद कहा है? अच्छा प्रश्न है मित्रों, कौन बताएगा? भृंग भृंगी संवाद, विद्यापति की किस रचना को भृंग भृंगी संवाद कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्ति लता को भृंग भृंगी संवाद कहा है। कीर्ति लता को भृंग भृंगी संवाद कहा है। ठीक है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है ना। किस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाते हैं? तो मैथिली भाषा में लिखी हुई उनकी पदावली जो है, इस रचना के कारण उनको जो है मित्रों मैथिल कोकिल कहा जाता है, पदावली। ठीक है मित्रों, विद्यापति पदावली। विद्यापति पदावली पर किस ग्रंथ का विशेष प्रभाव है? हाँ, जयदेव का गीत गोविंद, जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव है। गीत गोविंद रचना का विशेष प्रभाव है। ठीक है, जयदेव के गीत गोविंद का। इसी वजह से विद्यापति को अभिनव जयदेव भी इसीलिए कहा जाता है कि जयदेव की रचना गीत गोविंद से प्रभावित होकर आपने पदावली की रचना की, इसलिए इनको अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। कविकुल कंठाभरण किसे कहा गया है? तो विद्यापति को बहुत सारे टाइटल्स मिले हैं, विद्यापति को ही कहा गया है कविकुल कंठाभरण और अभिनव जयदेव। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकालीन शिलांकित चंपू काव्य रचना का नाम क्या है? एक ही नाम है मित्रों इसका, तो पक्का कर लीजिएगा, राउल वेल। पत्थरों पर खुदाई करके लिखी गई है और गद्य पद्य मिश्रित है। जो गद्य और पद्य मिश्रित रचना होती है उसको चंपू काव्य कहते हैं। तो आदिकाल का एक प्रसिद्ध चंपू काव्य है राउल वेल। ठीक है, अब आप देखिए प्रश्न नंबर 4 जो है वो है राउल वेल के रचनाकार। राउल वेल के रचनाकार कौन और रचना कब की? मित्रों, रचनाकार की बात करें तो रोड़ा कवि,
रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि। और रचना की बात करें तो क्या होगा? रचना की बात करें तो 10वीं शताब्दी। ठीक है, रचना की अगर बात करें तो 10वीं शताब्दी। शिलांकित कृति वर्तमान में कहां सुरक्षित है? शिलांकित कृति कोई बताएगा वर्तमान में कहां जो है सुरक्षित है? बंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में। बहुत बढ़िया, बंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में ये सुरक्षित है, लय में सुरक्षित है। ठीक है मित्रों, ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है। आदिकाल की किस रचना में रीतिकाल के बीज मिलते हैं? बताइए, है ना, रीतिकाल के बीज किस रचना में? जैसे कृष्ण भक्ति के बीज हमें भाई आदिकाल इसीलिए इसको बीज वपन काल का है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, कि हर विधा के हर कालखंड के बीज जो हैं वो इस कालखंड की रचनाओं में मिलते हैं। तो आखिर रीतिकाल के बीज किस रचना में मिलते हैं? तो यही राउलवेल में बीज रीतिकाल के बीज मिलते हैं। राउलवेल नामक रचना में रीतिकाल के बीज मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। राउलवेल का वर्ण विषय क्या है? वर्ण विषय क्या है ना? वह अंगिरस क्या है? तो ये नायिका का नखशिख वर्णन, नायिका का, राउल नायिका का नाम है, उसका नख से लेकर शिख, नखशिख वर्णन इसका वर्ण विषय है। और अंगिरस की अगर बात करें तो श्रृंगार रस है। अंगिरस कौन सा है? श्रृंगार रस। ठीक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? रचनाकार कौन है उक्ति व्यक्ति प्रकरण? पंडित दामोदर शर्मा, पंडित दामोदर शर्मा। बहुत बढ़िया मित्रों, शाबाश, आप लगातार उत्तर देते रहें और कक्षा के बारे में आपकी जो अनुभूति है वो भी बताते रहें। वर्ण रत्नाकार के रचनाकार कौन? बताएं। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर मित्रों, बिल्कुल ज्योतिरीश्वर ठाकुर, बहुत बढ़िया, ठाकुर। फिर वर्ण रत्नाकर को और किस नाम से जाना जाता है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। वर्ण रत्नाकर को और किस नाम से जाना जाता है? बताएं आप मित्रों। मैथिली का विश्वकोश, बहुत बढ़िया, है ना, मैथिली का विश्वकोश कहकर भी इस रचना को पुकारा जाता है। ठीक है, मैथिली का विश्वकोश, बहुत बढ़िया। तो आज के प्रश्न आपको कैसे लगे मित्रों, जरूर बताएं, है ना, और आप इसी तरह से तैयारी करते रहें। और कुछ आपकी जिज्ञासा हो तो जरूर मुझे बताएं। विद्यापति की प्रमुख उपाधियां, आदिकाल में सर्वाधिक उपाधियों वाला यह कवि रहा है। तो मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप थोड़ी सी जो है मेहनत करें और विद्यापति की प्रमुख उपाधियां जो आपको याद है वो सारी की सारी उपाधियां जो हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। और एक विद्यापति की प्रमुख रचनाएं, है ना, 14 रचनाएं हैं मित्रों, जिसमें 11 रचनाएं और 3 रचनाएं संस्कृत में हैं। ठीक है, तो आप 14 रचनाओं के नाम अगर कमेंट बॉक्स में लिख पाएं तो बहुत अच्छा है। ये 2 प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूं होमवर्क के रूप में, और ये जरूर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहिए मेरे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में हम उपलब्ध कराएंगे। और आज जो टेस्ट लाइव चल रहा है क्लास के ठीक बाद, आप 10-15 मिनट लगा के टेस्ट जरूर दीजिएगा मित्रों। हमारा प्रयास है, आपका अभ्यास हो जाएगा, निःशुल्क है। मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, प्रो ध्यान रखना, है ना, ये हमारा नया एप्लीकेशन है मित्रों, है ना। तो मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन ही डाउनलोड करना है आपको। इसके डाउनलोड करते ही 2 टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी और एक हिंदी व्याकरण का कोर्स बिल्कुल फ्री मिल रहा है, तो इसका लाभ उठाएं। और हमारी जो फ्री टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज को क्लिक करेंगे आप, उसमें 62 नंबर यानी लाइव टेस्ट नंबर 62 जो आपको टॉप पर दिखेगा उसको ही आपको अटेंड करना है। और रविवार तक का आपको समय मिलता है अटेंड करने का, लेकिन अभी समय निकाल लीजिएगा। व्याकरण के कुछ चुनिंदा प्रश्न हैं जो आपके लिए अच्छे होंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राजस्थान के दक्षिणी छोर से आप सब
की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास है और राजस्थान में हिंदी को लेकर हम एक प्रयास कर रहे हैं और आप तक ये कंटेंट पहुंचा रहे हैं। आप इसका अधिक से अधिक उपयोग करें स्वयं के लिए और अन्य मित्रों के लिए भी इसका उपयोग संभव बनाएं, ये आपके ऊपर निर्भर है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। आदिकाल हमारा लगभग पूरा है। एक क्लास अपभ्रंश साहित्य वाली है, वो अपभ्रंश साहित्य के कुछ चुनिंदा प्रश्न आपको कल उपलब्ध कराते हैं। धन्यवाद।